Hey everyone, welcome to Prep for ISER. I am Parul, your biology mentor for the batch IAT 2027. So we have launched a batch for dropper students, and the students who want to register for the batch, all the details are given in the on the website, and the link for website is in the description box. So it is a right time, it is the high time to get started, to start your preparations for IAT. And the students who are from the mathematics background, they can also watch the lectures and get maximum benefits out of it. So without wasting time, we will start the very first chapter of our biology class, that is sexual reproduction in flowering plants. So let's get started. So as we know that flowering plants, they are also known as angiosperms. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल हमें एंजियोस्पर्म्स के कुछ कैरेक्टर्स पता होने चाहिए जो इनको बाकी प्लांट से डिफरेंट बनाते हैं. सो लेट्स सी दोस कैरेक्टर्स. सो एंजियोस्पर्म्स के जो मेन कैरेक्टर्स हैं, दैट द वेरी फर्स्ट इज दे आर फ्लावरिंग प्लांट्स. फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, आपने देखा होगा व्हेन यू सो अ सीड, जब भी आप किसी जमीन में कोई सीड डाल दिया आपने, तो जर्मिनेट करने के बाद उससे एक छोटा प्लांट निकलता है. सो पहले उसमें स्टेम निकलता है, लीव्स आते हैं, सो ऑल दोज आर वेजिटेटिव पार्ट्स. बट फिर प्लांट्स पे फ्लावर आना शुरू होते हैं, एंड द बिगिनिंग ऑफ फ्लावर इट मीन्स कि प्लांट का जो रिप्रोडक्टिव फेज है वो स्टार्ट हो चुका है, बिकॉज फ्लावर इज द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ दीज प्लांट्स. सो दीज आर द प्लांट्स विच bear flowers, and flower is their reproductive organ, right? Second is that their seeds are enclosed. Where are these enclosed? In fruits, or we can say ovaries. सो ये वो प्लांट्स हैं जिनमें सीड्स आएंगे. एज द नेम सजेस्ट, स्पर्म. स्पर्म वर्ड कहाँ से आता है? इट कम्स फ्रॉम द वर्ड स्पर्मा, एंड स्पर्मा मतलब होता है सीड्स. ठीक है, तो इन प्लांट्स के जो सीड्स हैं वो फ्रूट के अंदर एनक्लोज्ड होंगे. तीसरा कि इनके अंदर एक न्यूट्रिटिव टिश्यू बनता है फ्रॉम द ये न्यूट्रिटिव टिश्यू जो है, दिस इज कॉल्ड एंडोस्पर्म. एंड एंडोस्पर्म इज फॉर्म्ड ड्यूरिंग द डबल फर्टिलाइजेशन. इन प्लांट्स के अंदर डबल फर्टिलाइजेशन होता है. अभी हम आगे देखेंगे कि इन प्लांट्स के अंदर एक ही एम्ब्रियो सेक के अंदर दो बार गैमेट्स का फ्यूजन होता है. तो विद इन द सेम एम्ब्रियो सेक 2 टाइम्स द गैमेट्स आर फ्यूज, तो इसको हम डबल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं. और डबल फर्टिलाइजेशन से एक तो जाइगोट बनता है और दूसरा एक न्यूट्रिटिव टिश्यू बनता है जिसका नाम है एंडोस्पर्म. एंडोस्पर्म की जो प्लोइडी है, दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, कि एंडोस्पर्मिक टिश्यू की हर एक सेल का जो प्लोइडी लेवल है दैट इज ट्रिप्लोइड, इट मींस 3n, राइट? तो ये कुछ यूनिक कैरेक्टर्स हैं एंजियोस्पर्म्स के. और एंजियोस्पर्म्स आर द मोस्ट एडवांस्ड प्लांट्स ऑन द प्लैनेट अर्थ. बाकी जो प्लांट्स हैं सभी, जैसे इनसे जो अलग ग्रुप्स हैं प्लांट्स के, दे आर द थैलोफाइट्स, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स एंड जिम्नोस्पर्म्स. तो ये सारे जो प्लांट्स हैं दे आर primitive than angiosperms. Angiosperms are the most advanced plants, right? तो इनके यूनिक कैरेक्टर्स के बारे में भी आपसे पूछना जा सकता है, और ये कह सकते हैं कि बेसिक तो आपको पता ही होना चाहिए. सो दीज आर फ्लावरिंग प्लांट्स. फ्लावर इज देयर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन. फ्लावरिंग आने के बाद फ्लावर के ही पार्ट सीड और फ्रूट बनाते हैं, जो कि हम आगे देखेंगे. और आप देखते हैं जैसे आप एक मैंगो का फ्रूट देखते हैं, तो मैंगो का जो सीड है दैट इज इन द मैंगो फ्रूट. सो इनके जो सीड्स हैं दे आर एनक्लोज्ड विद इन द फ्रूट्स, एंड द डबल फर्टिलाइजेशन इट लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ अ न्यूट्रिटिव टिश्यू जिसको हम एंडोस्पर्म कहते हैं, एंड द प्लोइडी ऑफ दैट एंडोस्पर्म इज ट्रिप्लोइड, 3n, राइट? अच्छा, अब आगे हम इनके जो पूरा लाइफ साइकिल हमें पता होना चाहिए एंजियोस्पर्म्स का, ताकि हम इनके रिप्रोडक्शन के बारे में बिल्कुल बेसिक से पढ़ पाए, राइट? तो एक 11th का टॉपिक है लाइफ साइकिल ऑफ एंजियोस्पर्म्स, तो वो वहां यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे लाइफ साइकिल of angiosperms. So if you are asked about the angiospermic life cycle, so आपको पता होना चाहिए that their life cycle is diplontic, क्योंकि इनका जो लाइफ का जो मेन फेज है दैट इज डिप्लॉइड. इनके अंदर हैप्लॉइड सेल्स बनती हैं बट बहुत रेस्ट्रिक्टेड है, मींस जो हैप्लोइडिक पार्ट है, हैप्लॉइड पार्ट है, दैट इज वेरी मच रिड्यूस्ड. और इनका जो पूरा लाइफ है वो
ज्यादा से ज्यादा डिप्लॉयड स्टेज में गुजरता है। कैसे गुजरता है देखिए, जो प्लांट हमें दिख रहा है, प्लांट बॉडी, जो मेन प्लांट बॉडी हमें दिख रही है उसको हम कहेंगे स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट क्यों कहेंगे? क्योंकि इस प्लांट बॉडी की जो प्लोइडी है दैट इज डिप्लॉयड एंड इसका काम है स्पोर प्रोड्यूस करना। सो ऐसी प्लांट बॉडी विच इज डिप्लॉयड एंड प्रोड्यूसेस स्पोर्स दैट इज कॉल्ड द स्पोरोफाइट। तो जैसे ही हमने मान लो कोई सीड ग्रो किया, उससे हमें प्लांट मिला, प्लांट पे लीव्स आए, स्टेम आया, रूट्स आई, तो ये जो सारी सेल्स होंगी इनकी, दे आर टू एंड डिप्लॉयड। ठीक है, तो ये जो मेन प्लांट बॉडी है दैट इज स्पोरोफिटिक इन नेचर। अब क्या होगा, यहाँ पे फ्लावर आना शुरू होगा, तो फ्लावर आएगा, स्पोरोफिटिक प्लांट में फ्लावर आएगा। अब इस फ्लावर के अंदर पार्ट्स होंगे, उन पार्ट्स के अंदर हम देखते हैं एक एंड्रोइशियम होगा, मेल पार्ट, एंड एक गाइनोइशियम होगा, मींस द फीमेल पार्ट। एंड्रोइशियम पार्ट में हम पढ़ते हैं एंथर होगा, जो कि अभी हम पढ़ेंगे, और गाइनोइशियम पार्ट में हमें क्या देखने को मिलेगा, पिस्टिल, और पिस्टिल के अंदर हमें क्या देखने को मिलेगा, ओवरी मिलेगा। एंथर के अंदर हमें मिलेंगे माइक्रोस्पोर्स, स्पोरेंजिया, माइक्रोस्पोरेंजिया, और ओवरी के अंदर हमें मिलेंगे मेगास्पोरेंजिया। इनके बारे में हम डिटेल्स अभी डिस्कस करेंगे। सो माइक्रोस्पोरेंजिया एंड मेगास्पोरेंजिया, ये वो पार्ट्स हैं जहां पे स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं। सो स्पोर प्रोड्यूसिंग पार्ट्स ऑफ एन एंजियोस्पर्मिक प्लांट, दे आर द माइक्रोस्पोरेंजिया एंड द मेगास्पोरेंजिया, राइट। इनके अंदर सेल्स होंगी, द माइक्रोस्पोर मदर सेल विच आर डिप्लॉयड इन नेचर। इसी तरह से मेगास्पोरेंजिया में सेल्स होंगी विच आर मेगास्पोर मदर सेल्स, MMC, which are also diploid. Now these cells undergo meiosis, and meiosis से यहाँ पे बनेंगे spores, and they are the microspores, and जो यहाँ पे बनेंगे they are the megaspores. So दो तरह के spores बनेंगे। Now one thing to remember is कि ये जो spores हैं they are produced by which division? meiosis. So जो स्पोर्स का फॉर्मेशन है वो मियोसिस से होगा। इनको बनाने वाली जो सेल्स हैं, माइक्रोस्पोर मदर सेल एंड द मेगास्पोर मदर सेल्स, दे आर डिप्लॉयड इन नेचर, दे अंडरगो मियोसिस, और मियोसिस से जो स्पोर्स बनेंगे दे विल बी हैप्लॉइड। ठीक है, तो दो तरह के स्पोर्स यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं, माइक्रोस्पोर्स छोटे साइज के, मेगास्पोर्स थोड़े बड़े साइज के। तो बिकॉज एंजियोस्पर्म्स आर प्रोड्यूसिंग टू टाइप्स ऑफ स्पोर्स, सो दे आर हेट्रोस्पोरस। इसलिए इन प्लांट्स को हम क्या कहेंगे, दे आर हेट्रोस्पोरस बिकॉज दे आर प्रोड्यूसिंग टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पोर्स, राइट। द फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर्स is called microsporogenesis, and the formation of megaspores, that process is called megasporogenesis, right. Now these microspores ये क्या करेंगे, ये माइक्रोस्पोर्स डेवलप करेंगे, डेवलप करके क्या बनाएंगे, दे विल प्रोड्यूस मेल गैमेटोफाइट। सो मेल गैमेटोफाइट बनेंगे, एंड इसी तरह से मेगास्पोर है डिप्लॉयड, सॉरी हैप्लॉइड, दे विल डेवलप इनटू द फीमेल गैमेटोफाइट। सो गैमेटोफाइट, अब हमने बोला गैमेटोफाइट मतलब प्लांट बॉडी का वो पार्ट है विच इज हैप्लॉइड इन नेचर and it produces gametes, as the name suggests, gametophyte. This part will produce gametes. So male gametophyte will produce male gametes, and the female gametophyte will produce female gametes. Now these gametes, they fuse together to form zygote. Now gametes are always haploid, we all know very well. तो zygote जो बनेगा इनके फ्यूजन से, that will be diploid. Now this zygote will develop into the embryo, and embryo फिर प्लांट बॉडी बनाएगा विच इज डिप्लॉयड। तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि जो गैमेटोफिटिक जनरेशन है, यानी जो हैप्लॉइड जनरेशन है,
वो सिर्फ यहाँ तक है, दैट पार्ट ओनली इज हैप्लॉइड। बाकी जो पूरा हम देख रहे हैं दैट इज डिप्लॉइड। सो इस तरह के लाइफ साइकिल को हम क्या कहेंगे, डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। तो एक क्वेश्चन यहाँ से ये बनता है। दूसरा ये बनता है कि एंजियोस्पर्म्स आर हेटेरोस्पोरस बिकॉज दे आर प्रोड्यूसिंग टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पोर्स, माइक्रोस्पोर्स एंड मेगास्पोर्स, राइट। नाउ अब यहाँ पे जो पूरा हमने ये इनका लाइफ साइकिल देखा, यहाँ पे हम इसको स्टेप्स में बांटे तो क्या देखते हैं हम कि रिप्रोडक्शन कहाँ से शुरू हुआ, फ्लावर फ्लावर आने से। तो प्लांट के अंदर क्या होगा, जैसे हमारे पास एक प्लांट बॉडी है, अब इस प्लांट के अंदर, नाउ दिस प्लांट इज इन इट्स वेजिटेटिव फेज, अभी ये प्लांट का वेजिटेटिव फेज है। अभी इस प्लांट ने रिप्रोडक्शन करना शुरू नहीं किया है। सो जब तक प्लांट में रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग नहीं होती तब तक हम कहेंगे दैट प्लांट इज इन इट्स वेजिटेटिव और जुवेनाइल फेज, राइट। अब इस प्लांट के अंदर कुछ चेंजेस आते हैं, द चेंजेस आर हार्मोनल एंड स्ट्रक्चरल चेंजेस, राइट। So this plant body undergoes structural and hormonal changes, और उन changes के कारण प्लांट के पास ऐसे कुछ प्राइमोर्डिया बनती है, दिस आर द फ्लोरल प्राइमोर्डिया, मतलब फ्लावर बनने से पहले बड्स बनेंगी। यहाँ की जो सेल्स हैं, अभी ये फ्लोरल प्राइमोर्डिया है, ये अनडिफरेंशिएटेड सेल्स है, अभी हम इनको डिफरेंशिएटेड नहीं कह सकते क्योंकि इनका फेट अभी डिसाइड नहीं हुआ है। Now these floral primordia, these cells differentiate and these differentiate to form floral bud. अभी हमारा जो फ्लावर है वो ब्लूम नहीं किया है, अभी वहां से छोटी सी बड निकली है, तो फ्लावर बड, फ्लोरल प्राइमोर्डिया, इट विल डिफरेंशिएट टू फॉर्म द फ्लोरल बड एंड फ्लोरल बड अल्टीमेटली ब्लूम्स टू फॉर्म द फ्लावर। ठीक है, तो कौन से चेंजेस आएंगे प्लांट्स के अंदर, हार्मोनल एंड स्ट्रक्चरल चेंजेस आएंगे, कुछ सेल्स हैं वो डिफरेंशिएट हो जाएंगे टू फॉर्म द बड विच इज द फ्लोरल बड, और फ्लोरल बड फिर फ्लावर की फॉर्मेशन करेगी, राइट। अब जो फ्लावर है उसके पार्ट्स, एक फ्लावर जो है उसके पार्ट्स के बारे में हम पढ़ेंगे, और बहुत ही हम इसको ब्रीफ में डिस्कस करेंगे क्योंकि हम 9th क्लास से पढ़ते आते हैं एक फ्लावर के पार्ट्स, राइट। तो अगर हम एक फ्लावर को देखें तो फ्लावर है क्या, फ्लावर को हम बोल सकते हैं इट इज अ कंडेंस्ड शूट। फ्लावर को हम शूट बोल रहे हैं, इट इज अ पार्ट ऑफ स्टेम, स्टेम ही है बिकॉज फ्लावर पे जो आप लीव्स देख रहे हैं, सेपल्स पेटल्स, दे आर द लीव्स एंड दे आर द मॉडिफाइड लीव्स। तो जो लीव्स हैं, लीव्स आर बोर्न ऑन द नोड्स, लीव्स कहाँ पे आती हैं, नोड्स में। अब आप देखते हैं फ्लावर के अंदर जितने भी लीव्स हैं दे आर वेरी क्लोजली पैक्ड, जैसे आप सेपल्स पेटल्स देखते हैं तो छोटी सी जगह में पैक हुए रहते हैं, लाइक जैसे ये फ्लावर है तो इसकी जो ये लीव्स हैं दे आर द पेटल्स, सो ये बहुत ही क्लोजली प्लेस्ड है। इसका मतलब है कि जो नोड्स हैं दे आर वेरी क्लोज, तो नोड्स बहुत पास पास हैं, इस वजह से हम इसे क्या कहते हैं, कंडेंस्ड शूट, राइट। And this condensed shoot, it is modified for reproduction, so flower is the reproductive organ of angiosperm, ठीक है। अब एक फ्लावर के पार्ट के बारे में हम पढ़ते हैं। तो फ्लावर अगर हम बात करें एक कंप्लीट फ्लावर की, इट मींस अ बाइसेक्सुअल फ्लावर, एक बाइसेक्सुअल फ्लावर है हमारे पास। बाइसेक्सुअल फ्लावर का मतलब है कि मेल एंड फीमेल दे रिप्रोडक्टिव पार्ट्स आर प्रेजेंट इन द सेम फ्लावर। तो एक फ्लावर के अंदर अगर मेल और फीमेल दोनों ही रिप्रोडक्टिव पार्ट्स प्रेजेंट हैं तो इस फ्लावर को हम बाइसेक्सुअल फ्लावर कहेंगे। एंड इफ द फ्लावर इज हैविंग ओनली द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, तो ऐसे फ्लावर को हम यूनिसेक्सुअल कहेंगे। तो अगर हम एक जनरलाइज्ड स्ट्रक्चर देखें फ्लावर का, स्ट्रक्चर ऑफ अ फ्लावर, सो हम क्या देखते हैं, देखिए एक फ्लावर के स्ट्रक्चर में हमें क्या क्या मिलेगा। सो जो भी पार्ट्स है फ्लावर के दे आर प्रेजेंट इन वॉल्स, वो ऐसे सर्कल में प्रेजेंट होते हैं, आपने देखा होगा फ्लावर के जितने भी पार्ट्स हैं दे आर प्रेजेंट इन द सर्कल, तो इन सर्कल्स को हम वॉल्स कहेंगे। तो एक कंप्लीट फ्लावर के अंदर हमें 4 वॉल्स देखने को मिलेंगी। तो वर्ल, उन वर्ल्ड के अंदर जो इंडिविजुअल पार्ट है, इंडिविजुअल यूनिट, एंड हर पार्ट का फंक्शन क्या होता है, दैट वी विल सी, ठीक है।
सो सबसे पहले हम देखें एक फ्लावर के नीचे जो सबसे आउटर मोस्ट पार्ट में एक फ्लावर जैसे अभी खिलाना है एक बड कंडीशन में, तो देखेंगे एक फ्लावर को प्रोटेक्ट करने के लिए छोटी छोटी जनरली ग्रीन कलर्स की लीव्स होती हैं, दे आर द सेपल्स। और इन सेपल्स के ग्रुप को हम बोलते क्या है, दे आर कॉल्ड द कैलिक्स। सो जो आउटर मोस्ट वॉल है फ्लावर का दैट इज द कैलिक्स। और कैलिक्स किसका ग्रुप है, बहुत सारी सेपल्स का ग्रुप है, द नंबर में बी 5 10 15 और whatsoever. So sepals जितनी भी होंगी they are present in a wall, that wall is calyx and the function of these sepals is to protect the flower. So protective है इनका काम, जब flower bud condition में होता है तो ये sepals flower को protect करती है, and these sepals are generally green in color, so generally green. फिर inner to calyx there will be another wall which is called the corolla. अब ये जो कोरोला है, कोरोला किसका वर्ड है, किसका ग्रुप है, इट इज अ ग्रुप ऑफ पेटल्स। सो फ्लावर के अंदर जनरली जो ब्राइट कलर की लीव्स हमें दिखती है उन सब का ग्रुप क्या कहलाएगा, कोरोला। एंड दीज आर जनरली कलरफुल। and why are they colorful, to attract insects or the flowering pollinating agents. So to attract pollinating agents these are colorful. Next to them is the another word which is androecium. Andro word always is related to the male part. So androecium और इसकी जो इंडिविजुअल यूनिट होगी उसको हम कहेंगे स्टेमिन। और स्टेमिन का नंबर एक फ्लावर के अंदर वेरी मींस स्पीशीज टू स्पीशीज वेरी करता है, किसी के अंदर दे में बी 10, किसी के अंदर दे में बी 5, सो नंबर वेरीज। सो स्टेमिन इज द मेल रिप्रोडक्टिव यूनिट एंड इनका काम क्या है, सो गैमेट फॉर्मेशन, so they form gamete, male gamete formation, right? and सबसे जो अंदर की साइड वर्ड होगी दैट इज अ gynoecium. Gyne word is always related to the female and the individual unit is pistil. ठीक है, पिस्टिल को का काम क्या होगा, टू प्रोड्यूस फीमेल गैमेट्स, राइट? सो दीज आर द 4 वर्ल्ड्स। अगर हम एक छोटा सा जनरलाइज डायग्राम बनाए तो सबसे अंदर एक फ्लावर को हमने बाइसेक्ट कर लिया, उसको 2 हिस्सों में बांट लिया। सो अब सबसे अंदर हमें ऐसे यूनिट दिखेगी, ऐसे स्ट्रक्चर्स हमें दिखेंगे। सो इस तरह का एक जनरलाइज्ड व्यू हमने बनाया। सो जो सबसे अंदर की साइड है दिस इज पिस्टिल। फिर ये जो हमें दिख रही है ये यूनिट्स दीज आर स्टेमिन। ये जो हमें कलरफुल पार्ट्स नजर आएंगे दे आर द पेटल्स। These green colored leaves they are the sepals and all these parts are present on the swollen region and this swollen region is called the thalamus. So this is thalamus and this is the stalk of the flower which is pedicel, right? So ये एक generalized structure है एक flower का। So this flower which is having all the 4 walls it is a complete flower and a bisexual flower, right? अब देखिए ये जो 2 walls हैं आउटर वाली कैलिक्स एंड कोरोला दे आर नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व इन रिप्रोडक्शन। इनका काम प्रोटेक्शन करना, पोलिनेटिंग एजेंट को अट्रैक्ट करना है। सो बिकॉज दे आर नॉट इन्वॉल्व इन रिप्रोडक्शन सो दे आर नॉन इसेंशियल और द एक्सेसरी वर्ड। एक्सेसरी है, नॉन इसेंशियल। नॉन इसेंशियल का मतलब है कि दीज आर नॉट इसेंशियल फॉर रिप्रोडक्शन, ये डायरेक्टली रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व नहीं है। जबकि जो ये 2 वॉल्स है एंड्रोइशियम एंड गाइनोइशियम दे आर इन्वॉल्व इन गैमेट फॉर्मेशन डायरेक्टली, सो दीज आर इसेंशियल फॉर रिप्रोडक्शन, सो दीज आर इसेंशियल वॉल्स। सो यहाँ से भी क्वेश्चन ऑल्दो नहीं बनता, इतने इजी क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे बट यू शुड नो, यू मस्ट नो एक्चुअली। तो ये सारे पार्ट्स हमें फ्लावर के पढ़ने हैं। अब हमारा जो फोकस रहेगा वो इन स्ट्रक्चर्स पे रहेगा, स्टेमिन एंड पिस्टिल के स्ट्रक्चर के बारे में, राइट? सो मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक। अब यहाँ पे हम अपना चैप्टर शुरू करेंगे। अभी हमने जो देखा दैट वाज द वेरी बेसिक पार्ट, और वो बेसिक पार्ट क्यों एसेंशियल था, क्योंकि उसके बिना आगे की जो यूनिट है उसको समझना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे अब हम देखते हैं आगे के लिए
कि जो फ्लावर के अंदर, सॉरी, प्लांट के अंदर रिप्रोडक्शन है, उस रिप्रोडक्शन को पढ़ने के लिए हम इवेंट्स को 3 स्टेजेस में बांट लेते हैं। एक तो इवेंट्स होंगे विच आर प्रायर टू पोलिनेशन, सो प्री पोलिनेशन इवेंट्स, सो प्री पोलिनेशन इवेंट्स होंगे, फिर पोलिनेशन होगा, एंड आफ्टर पोलिनेशन जो इवेंट्स होंगे दे आर द पोस्ट पोलिनेशन इवेंट्स। सो रिप्रोडक्शन को पढ़ने के लिए जितने भी बहुत सारे इवेंट है, रिप्रोडक्शन कोई एक छोटा सा इवेंट नहीं है, ये बहुत सारे स्टेप्स में होता है, और इन सारे इवेंट्स को हम 3 ग्रुप्स में बांट लेते हैं, एंड दीज कैटेगरीज आर प्री पोलिनेशन इवेंट्स, जो पोलिनेशन से पहले की सारी चीजें हैं, देन पोलिनेशन, एंड देन पोस्ट पोलिनेशन इवेंट्स। तो इस यूनिट को हम ब्रेक कर लेते हैं इनटू द 3 स्टेजेस। तो पहले प्री पोलिनेशन, नाम से ही पता चल रहा है, प्री मतलब पहले, प्रायर टू पोलिनेशन इवेंट्स जो होंगे, क्या क्या होंगे। तो मैंने आपको बताया कि प्लांट्स के अंदर कभी भी गैमेट्स डायरेक्ट नहीं बनते। प्लांट के अंदर एंजियोस्पर्म्स में हम देख रहे हैं, हमने अभी लाइफ साइकिल देखा कि प्लांट पहले स्पोर्स बनाता है ना, हैप्लॉइड स्पोर्स बनाता है, फिर स्पोर्स आगे चल के क्या बनाते हैं, आपके गैमेटोफाइट बनाते हैं, और गैमेटोफाइट फिर आगे चल के क्या बनाता है, गैमेट्स बनाता है, राइट। तो हम देखते हैं प्लांट्स में डायरेक्ट मियोसिस गैमेट फॉर्मेशन के द्वारा दौरान नहीं होती है, बल्कि मियोसिस होती है स्पोर्स बनने के दौरान। तो पहला जो इवेंट होगा वो तो यही होगा, स्पोर्स का बनना। और एज आई टोल्ड यू कि जो अपने एंजियोस्पर्म्स हैं दे आर हेट्रोस्पोरस, तो इनके अंदर इवेंट्स होंगे। पहला इवेंट क्या होगा, दैट इज द स्पोरोजेनेसिस, ठीक है। स्पोरोजेनेसिस, स्पोर्स का बनना, और इसके भी 2 हम वर्जन पढ़ते हैं, एक होता है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस और एक होता है हमारा मेगास्पोरोजेनेसिस, ठीक है। अब इनसे बने माइक्रोस्पोर्स एंड मेगास्पोर्स। फिर इन स्पोर्स का डेवलपमेंट होता है, डेवलपमेंट ऑफ स्पोर्स इनटू गैमेटोफाइट्स, राइट। तो आज की जो ये क्लास है, इसमें हम सबसे पहले जो पढ़ेंगे वो माइक्रो एंड मेगा स्पोरोजेनेसिस के बारे में पढ़ेंगे। सो बाद में फिर हम इन इवेंट्स को वन बाय वन पढ़ते चलेंगे। तो पहला जो हमारा इवेंट है दैट इज स्पोरोजेनेसिस। तो स्पोरोजेनेसिस पढ़ने से पहले हमें वो स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ना पड़ेगा जो कि स्पोरोजेनेसिस में इन्वॉल्व है। तो अब हम पढ़ेंगे अबाउट द माइक्रो स्पोरोजेनेसिस, राइट। और अगर हम इसको डिफाइन करना चाहें तो डिफाइन करने के लिए हमें क्या पढ़ना चाहिए, फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर्स फ्रॉम माइक्रोस्पोर मदर सेल by which division, meiosis, right. So this is the definition. तो अगर आपसे पूछा जाए what is microsporogenesis, so it is the formation of microspores from the microspore mother cells, and by which division, from by meiotic division, right. तो होगा, अब ये प्रोसेस कहाँ होती है, स्टेमिन, स्टेमिन इज द पार्ट ऑफ मेल पार्ट, राइट। तो एक स्टेमिन का हम स्ट्रक्चर देखते हैं। सो अ स्टेमिन इज हैविंग 2 पार्ट्स, और वो 2 पार्ट्स कौन कौन से हैं, वन इज एंथर एंड वन इज फिलामेंट। तो अगर हम एक स्टेमिन का स्ट्रक्चर बनाए तो हमें ऐसे एक स्टॉक नजर आती है, दैट स्टॉक इज द फिलामेंट। सो दिस इज फिलामेंट, एंड फिलामेंट इज स्टेराइल, क्योंकि इसकी जो सेल्स हैं वो गैमेट नहीं बनाती है, सो दिस पार्ट इज स्टेराइल। सो फिलामेंट का ये जो पार्ट है जहां से ये फ्लावर के साथ अटैच है, चाहे ये थैलेमस पे भी अटैच हो सकती है, चाहे फिलामेंट पेटल्स के साथ भी अटैच हो सकती है एज इन एपिपेटलस कंडीशन। तो फिलामेंट का ये जो पार्ट है जिस साइड से इट इज अटैच विद द फ्लावर, दिस इज द प्रोक्सिमल पार्ट, एंड जो ये दूसरा एंड है दिस इज द डिस्टल एंड, डिस्टल पार्ट।
ठीक है, जैसे अपना हाथ है, हाथ जिस साइड से हमारी बॉडी से अटैच है दैट इज द प्रोक्सिमल पार्ट, और इसका जो ये वाला पार्ट है दैट इज द डिस्टल एंड। तो इसी तरह से एक फिलामेंट का प्रोक्सिमल जो एंड है दैट इज अटैच विद द फ्लावर, एंड डिस्टल एंड पे आपको ऐसे बाइलोब्ड स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, एंड दिस बाइलोब्ड स्ट्रक्चर एट द डिस्टल एंड ऑफ द फिलामेंट इज एंथर। नाउ एंथर इज फर्टाइल, क्योंकि एंथर की ही सेल आगे reproduction में involved होगी. So anther is the fertile part while the filament is the sterile part, right? Anther is bilobed. It is generally bilobed structure. Bilobed मतलब it is having two lobes and filament is slender मतलब बहुत ही पतली सी stalk जिसकी लेंथ प्लांट स्पीशीज टू स्पीशीज वेरी करती है। किसी प्लांट के अंदर हो सकता है स्टेमिन फिलामेंट की लेंथ बहुत छोटी होती है, किसी में लंबी होती है। सो इट इज अ स्लेंडर स्टॉक। अब एंथर बाइलोब्ड है और इसकी जो दो लोब्स हैं दे आर कनेक्टेड टुगेदर। ये दो लोब्स एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होती है एंड द पार्ट वेयर दे आर कनेक्टेड इज कॉल्ड द कनेक्टिव। अब अगर इस एंथर को हम कट करें, सो लेंथ हम इसको कट कर रहे हैं, हम इसका ट्रांसवर्स सेक्शन ले रहे हैं। ट्रांसवर्स सेक्शन इज लाइक जैसे दिस इज द फिलामेंट, इसके ऊपर एंथर प्रेजेंट है, सो हम इसको ऐसे काट रहे हैं फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल प्लेन, सो दैट इज कॉल्ड द ट्रांसवर्स सेक्शन। सो एंथर का अगर आप ट्रांसवर्स सेक्शन देखेंगे टीएस, टीएस इज द ट्रांसवर्स सेक्शन, तो आपको ऐसे नजर आएगा। ऐसे नजर आएगा। सो चार कोने हो गए, सो बिकॉज ऑफ द फोर कॉर्नर्स इट इज टेट्रागोनल। चार कॉर्नर्स हैं और चारों कोनों पे लेंथ वाइज यहाँ पे आपको ऐसे ट्यूबुलर स्ट्रक्चर नजर आएंगे। अब ऐसे ये लेंथ वाइज रन करते हैं ऐसे, तो अगर आप इसका ये सेक्शन देखेंगे तो दैट विल बी सर्कुलर। तो ये चार कोनों पे जो ये चार आपको ट्यूबुलर स्ट्रक्चर नजर आ रहे हैं विच आर सर्कुलर इन देयर सेक्शन, तो ये स्ट्रक्चर्स क्या कहलाते हैं? दीज स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड द माइक्रोस्पोरेंजिया। इतनी देर से हम पढ़ रहे थे माइक्रोस्पोरेंजिया माइक्रोस्पोरेंजिया। So where are these microsporangia actually located? So they are located at the four corners of bilobed anther, right? So this is very important to remember that where are the microsporangia located. So microsporangia are located in the anther, and anther is the part of stamen which is the male reproductive unit, right? Now each lobe of this anther, each lobe is having टू माइक्रोस्पोरेंजिया। अगर हम देखें दो लोब्स हैं, ये दो लोब्स आपस में कनेक्टेड तो हैं, लेकिन एक लोब के जो ये दो कोने हैं इन पे दो माइक्रोस्पोरेंजिया हो गई। सो ईच लोब इज हैविंग टू माइक्रोस्पोरेंजिया, and because of this the anther is called, excuse me, so आपको ये बिल्कुल ध्यान रखना है, each lobe is having two microsporangia, and because of this anther is called bi or dithecus. थीका मीन्स चैम्बर, ठीक है। अब एक एंथर को हम कहते हैं बाइथीकस और डाइथीकस। सो व्हाट इज मेंट बाय दिस टर्म? सो अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी और अकॉर्डिंग टू अस, ठीक है, ये अलग अलग लोग अलग अलग बोलते हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ टू लोब्स एंथर इज बाइथीकस, बट एनसीईआरटी में क्या लिखा है कि हमारी एनसीईआरटी कहती है कि हर एक लोब के अंदर देयर आर टू माइक्रोस्पोरेंजिया, एंड बिकॉज ऑफ दैट एन एंथर इज कॉल्ड डाई और बाइथीकस, राइट? तो हम यही टर्म लेके चलेंगे, तो ये भी इंपॉर्टेंट चीज है। नाउ जहाँ पे दो लोब्स कनेक्टेड है दिस इज कॉल्ड कनेक्टिव, और यहाँ पे आपको वेस्कुलर स्ट्रैंड मिलेगा, मींस जाइलम एंड फ्लोएम मिलेंगे। सो वेस्कुलर स्ट्रैंड, जाइलम एंड फ्लोएम यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे, राइट? तो ये है अपना स्ट्रक्चर माइक्रोस्पोरेंजिया। अब क्या होता है माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर? माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर आपको एक टिश्यू मिलेगा,
यहाँ पे आपको सेल्स का एक गुच्छा मिलेगा, दैट इज टिश्यू। सो हर एक लोब के अंदर आपको हर एक माइक्रोस्पोरेंजिया में टिश्यू मिलेगा, एंड दैट टिश्यू इज कॉल्ड द स्पोरोजीनस टिश्यू। स्पोरोजीनस टिश्यू, स्पोर प्रोड्यूसिंग, जीनस मतलब ओरिजिनेट जहां से होता है, तो स्पोर्स जहां से बनेंगे, वो स्पोर्स कौन से टिश्यू की सेल से बनेंगे, फ्रॉम द सेल्स ऑफ स्पोरोजीनस टिश्यू, राइट। एंड हर सेल्स जो इस स्पोरोजीनस टिश्यू की होगी दैट विल बी डिप्लॉयड इन नेचर। ओके, नाउ अब हम क्या पढ़ेंगे, अब हम डिटेल में पढ़ेंगे इसका स्ट्रक्चर, मतलब जो माइक्रोस्पोरेंजिया है उसका स्ट्रक्चर हम पढ़ेंगे। सो स्ट्रक्चर ऑफ अ माइक्रोस्पोरेंजिया। स्ट्रक्चर ऑफ अ माइक्रोस्पोरेंजियम, ये हम पढ़ते हैं डिटेल में। सो अभी हमने देखा एक माइक्रोस्पोरेंजियम बनाए तो सर्कुलर इन क्रॉस सेक्शन होगी, ठीक है। इसके बाहर आप देखेंगे, सो यहाँ से हम चलते हैं, इंक कलर चेंज करते हैं। सो सबसे पहले ये हमारा ऐसे ऐसे, तो हम इस, ऐसे हमारा एंथर था ना, तो हम इस तरीके से पढ़ते हैं, एक माइक्रोस्पोरेंजिया का हम स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले जो आउटर मोस्ट सेल्स यहाँ पे प्रेजेंट होंगी, ये जो आउटर मोस्ट सेल्स यहाँ प्रेजेंट है, इन सेल्स को हम क्या बोलेंगे, दीज आर द एपिडर्मल सेल्स, और ये लेयर क्या कहलाएगी, एपिडर्मिस, ठीक है। सो आउटर मोस्ट जो लेयर है माइक्रोस्पोरेंजिया की कवरिंग की अगर हम बात करें, तो आउटर मोस्ट लेयर ऑफ सेल्स, ये सिंगल लेयर, ये जो सेल्स हैं दे आर प्रेजेंट इन सिंगल लेयर, एंड दिस सिंगल लेयर ऑफ सेल्स इज कॉल्ड एपिडर्मिस। एपिडर्मिस की जो सेल्स हैं दे आर थिन वॉल्ड, दे आर थिन वॉल्ड, एंड इनका काम क्या है, टू प्रोटेक्ट, जो अंदर के स्ट्रक्चर्स हैं उनको प्रोटेक्ट करना। सो फंक्शन इज प्रोटेक्शन, एंड दे आर थिन वॉल्ड, एंड इनकी जो प्लोइडी है दैट विल बी 2n यूनिन्यूक्लिएट सेल्स ये प्रेजेंट होंगी। सो यूनिन्यूक्लिएट सेल्स होंगे, ठीक है। अच्छा, नाउ इनर टू दिस, नेक्स्ट जो हमारी वॉल मिलेगी वो भी ये सेल्स की लेयर, एक सिंगल लेयर ऑफ सेल्स मिलेंगी यहाँ पे अगेन, एंड दिस लेयर इज कॉल्ड द एंडोथीशियम। अंदर एपिडर्मिस के अंदर जो नेक्स्ट वॉल है दैट इज एंडोथीशियम। एंडोथीशियम की जो सेल्स हैं दे आर थिक वॉल्ड, सो ये ध्यान रखना, दीज सेल्स आर थिक वॉल्ड, थिक होंगी, और इनकी जो रेडियल वॉल है उन पे थिकनिंग प्रेजेंट होगी, सेल वॉल पे थिक वॉल्ड होंगी। सेल्स ये भी यूनिन्यूक्लिएट होंगी, डिप्लॉइड सेल्स होंगी, और इनका काम है दे आर इन्वॉल्व इन द डेहिसेंस ऑफ एंथर, प्रोटेक्शन भी करती है और डेहिसेंस में भी इन्वॉल्व होती है। सो दीज आर आल्सो प्रेजेंट इन अ सिंगल सेल, सो एंडोथीशियम। नाउ नेक्स्ट टू एंडोथीशियम जो अगली लेयर हमें मिलेगी दैट विल बी द मिडल लेयर। सो इससे अंदर जो हमें मिलेगी वो मिलेगी हमें मिडल लेयर, और मिडल लेयर की जो सेल्स हैं दे आर प्रेजेंट इन 1, 2 और 3 लेयर्स, मतलब एक लेयर, 2 या 3 लेयर्स में प्रेजेंट होंगी। सो ये जो सेल्स हैं हमारी दे आर प्रेजेंट इन 1, 2 और 3 लेयर्स, और इन लेयर्स को हम क्या बोलेंगे, दीज आर द मिडल लेयर। सो मिडल लेयर की जो सेल्स हैं दे आर आल्सो थिन वॉल्ड, ये ध्यान रखना, दे आर प्रेजेंट इन 1, 2, 3 लेयर्स, राइट। और सबसे जो अंदर की साइड अब सेल्स मिलेंगी विच आर forming the boundary of this microsporangium, they are the, ये जो सेल्स हैं which are forming the boundary of this microsporangium, these cells are called this layer is called tapetum. So जो innermost है that is called the tapetum.
सो टैपिटम इज वेरी मच इम्पोर्टेंट, क्यों? क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि टैपिटम जो है दैट इज न्यूट्रिटिव लेयर, न्यूट्रिटिव इन फंक्शन। इनका काम है नरिशमेंट प्रोवाइड करना, दे हैव रिजर्व फूड, तो ये नरिशमेंट प्रोवाइड करती है टू द डेवलपिंग पोलन ग्रेन्स। सो मेन फंक्शन ऑफ टैपिटम इज टू प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द डेवलपिंग पोलन ग्रेन्स। वो पोलन ग्रेन्स यहाँ अंदर बन रहे होते हैं तो उनको नरिशमेंट देती है हमारी टैपिटम, राइट? इसके अलावा टैपिटम परफॉर्म्स न्यूमरस फंक्शंस लाइक दे फॉर्म एंजाइम्स। ये एंजाइम्स प्रोड्यूस करती है जो कि पोलन ग्रेन्स की कवरिंग बनाने में यूज होते हैं। तो कवरिंग ऑफ पोलन ग्रेन बनाने में भी टैपिटम का रोल होता है। तो बाकी फंक्शंस हम टैपिटम के आगे जो पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, पोलिनेशन पढ़ेंगे, वहां पे पढ़ेंगे। अभी के लिए हम याद रखेंगे कि दिस लेयर इज न्यूट्रिटिव इन नेचर, राइट? और इनकी ये टैपिटम की जो जो सेल्स होती है दे मे बी बाई और मल्टी न्यूक्लिएट। ये जो सेल्स होती हैं दे आर बाई और मल्टी न्यूक्लिएट। बाई और मल्टी न्यूक्लिएट ये कैसे बन जाती है? कैरियोकाइनेसिस। किन सेल्स का जो न्यूक्लियस है वो डिवाइड कर जाता है बट सेल वॉल नहीं बनती, तो एक ही सेल के अंदर दो या दो से ज्यादा न्यूक्लियाई प्रेजेंट होती है। अब जितने न्यूक्लियाई होंगे इसका मतलब उतने ही जीन्स होंगे, जीन्स होंगे तो वो ट्रांसक्राइब करके ट्रांसलेट करके प्रोटीन्स बनाएंगे, और फिर वो प्रोटीन्स जो हैं वो नरिशमेंट के लिए और एंजाइम्स फॉर्मेशन के लिए यूज होंगे। सो बिकॉज अगर मल्टी न्यूक्लिएट होंगी तो ये ज्यादा प्रोटीन्स बना पाएंगी। सो ड्यू टू दैट द टैपिटम इज बाय और मल्टी न्यूक्लिएट ड्यू टू कैरियोकाइनेसिस विदाउट साइटोकाइनेसिस, राइट? और इसके अंदर क्या मिलेगा आपको? जो अंदर का पार्ट है दिस माइक्रोस्पोरेंजिया का, उसके अंदर आपको मिलेगा टिश्यू, as I told, and this tissue is the sporogenous tissue. ठीक है, ये कौन सा टिश्यू है? दिस इज द स्पोरोजीनस टिश्यू। एंड यहाँ पे आपको ध्यान रखना है एवरी सेल ऑफ दिस टिश्यू इज अ पोटेंशियल पोलन मदर सेल और माइक्रोस्पोर मदर सेल। मतलब इस टिश्यू की हर एक सेल एक पोलन मदर सेल की तरह बिहेव करती है, राइट? तो अगर मैं कहूँ कि इस टिश्यू के अंदर से 400 सेल्स हैं, सो इसका मतलब है दीज ऑल 100 सेल्स हैं, तो हर एक सेल मतलब इस टिश्यू के अंदर 100 पोटेंशियल पोलन मदर सेल्स है, ठीक है? So it was a structure of microsporangium which is important from the examination point of view, right? अब हम पढ़ेंगे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के बारे में। यहाँ पे हम अगला अपना टॉपिक देखेंगे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। तो अगर आपसे पूछे लोकेशन क्या है तो आपको कहना है माइक्रोस्पोरेंजिया। माइक्रोस्पोरेंजिया कहाँ है? दे आर प्रेजेंट इन द एंथर, एंथर के जो लोब्स है वहां पे प्रेजेंट है। तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में क्या होगा आपको पता है? अभी पोलन मदर सेल या माइक्रोस्पोर मदर सेल है विच इज डिप्लॉयड, ठीक है? नाउ दिस सेल अंडरगोज मियोसिस, इस सेल में मियोसिस होगा एंड वी वेरी वेल नो कि मियोसिस में एक मदर सेल से 4 डॉटर सेल्स बनती है। सो मियोसिस 1, मियोसिस 2। सो जो अल्टीमेट मियोसिस होगा, मियोसिस से आपको क्या मिलेगा? 4 सेल्स मिलेंगी एंड दीज 4 सेल्स आर कॉल्ड द माइक्रोस्पोर्स, and the ploidy of these microspores will be haploid because they are produced by meiosis, right? So pollen mother cell of sporogenous tissue, ये क्या होगा कि ये जो सेल्स हैं यहाँ की, जो इस टिश्यू की सेल्स हैं, वो एक दूसरे से अपना जो प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शन होता है उसको खो देंगी, राउंड ऑफ हो जाएंगी सेल्स, एंड दीज सेल्स नाउ बिहेव एज पोलन मदर सेल्स, दे अंडरगो मियोसिस एंड ईच सेल प्रोड्यूसेस 4 माइक्रोस्पोर्स, राइट? अभी इन माइक्रोस्पोर्स को हम पोलन ग्रेन नहीं कहेंगे, वो आगे ये डेवलप करके बनाएंगे, राइट? तो दीज 4 अब ये जो 4 आपके माइक्रोस्पोर्स बने हैं दे आर प्रेजेंट इन ग्रुप। जैसे ये अभी इनकी कॉमन ये बाउंड्री है, इस बाउंड्री के अंदर ये 4 आपके जो माइक्रोस्पोर बने हैं दे आर प्रेजेंट, एंड दिस ग्रुप ऑफ 4 माइक्रोस्पोर इज कॉल्ड माइक्रोस्पोर टेट्राड।
and the shape of this tetrad may be tetragonal, tetrahedral, sorry, generally they are tetrahedral. कई बार they may be present in a line, so the shape can be linear, but in majority of species this tetrad is tetrahedral in nature, right? Now these four pollen microspores, ये जो process है, this is called microsporogenesis. Now these four microspores, they will produce into four male gametophyte. अब जो ये चार आपके माइक्रोस्पोर बने हैं, यही चार किस में डेवलप होंगे? इनटू द मेल गैमेटोफाइट. एंड द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग हियर इज, व्हाट इज द मेल गैमेटोफाइट? So the male gametophyte is nothing but the pollen grain, right? So each microspore will develop into the pollen grain. So here the next thing is the development of microspore into the male gametophyte, and the male gametophyte is called the pollen grain, right? So अगर यहाँ से क्वेश्चन आता है that each microsporangium, यहाँ से मैं आपसे क्वेश्चन पूछती हूँ जिसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे. मैंने आपसे पूछा कि हर एक माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर से 400 सेल्स हैं, ठीक है? So each microsporangium of an anther has 400 cells. So you have to tell me how many pollen grains will be produced in this anther. तो आपको बताना है कि इस एंथर के अंदर कितने पोलन ग्रेन्स बनेंगे. अगर हर एक स्पोरेंजियम माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर पोलन मदर सेल का नंबर 400 है. सो इस क्वेश्चन का आंसर आई एक्सपेक्ट यू कि आप मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे. सो आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ते हैं. नाउ इन द नेक्स्ट क्लास वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ माइक्रोस्पोर इनटू द मेल गैमेटोफाइट. सो अगर आपको ये क्लास पसंद आई है एंड इफ़ यू वांट टू आस्क समथिंग अबाउट द कोर्स और एनीथिंग अबाउट द सब्जेक्ट, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं. एंड द वेबसाइट, सारी डिटेल्स आपको हमारे वेबसाइट पे मिलेगी अबाउट द कोर्स, और वेबसाइट का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है. सो गेट योरसेल्फ एनरोल्ड इन द कोर्स एंड आई अश्योर यू कि आप बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे इन द IIT 2027. So thank you, have a nice day and see you in the next class. Thank you.